मेगर, मेगर क्या होता है? एक तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला जो था हमारा, कौन सा था? ओम मीटर। ओम मीटर के अंदर आपको मान लो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो हाई रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या आएगी? क्योंकि जो बैटरी है आपकी वो सफिशिएंट नहीं है जो इसके अंदर करंट फ्लो करवा सके। तो हमें क्या है, वोल्टेज की वैल्यू को अब बढ़ाना रहेगा। तो वही हम मेगा ओम जो आपका एमीटर या मेगा ओम जो मीटर है उसके अंदर करने वाले। मेगर को मेगा ओम मीटर भी बोला जाता है। तो ये किस चीज को मेजर करता है? पहली चीज तो मेगा ओम रेजिस्टेंसेस को मेजर करेगा। तो इसका काम कहाँ आता है? मेगा ओम में किन के रेजिस्टेंस मिलते हैं? लाइक इंसुलेशन वाइंडिंग का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है उसका काम में लिया जाता है इसको मेजर करने के लिए। लाइक अंडरग्राउंड केबल्स हैं, उसको मेजर करना उसका रेजिस्टेंस, तो भी आप काम में लोगे मेगर। और कौन कौन सी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो गई या और जो भी मशीन की वाइंडिंग्स हो गई उनको भी इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या होता है? एक्चुअल में आपका जो हैंड ड्राइव जनरेटर होता है जिसको आप हाथ से घुमा सकते हो, जनरेटर आप हाथ से भी घुमा सकते हो, नॉर्मल भी। हाथ से घुमाने पे वो वोल्टेज इंड्यूस कर देगा और आपको वोल्टेज मिल जाएगा मेनली, और करंट फ्लो हो जाएगा ना। जैसे ये आपका एक मीटर लग रहा है, ये रजिस्टर हो गया। यहां पर पहले बैटरी लगती थी, एक टर्मिनल ये इधर बाहर आ गया, और यहाँ पे मेगा ओम रेजिस्टेंस ये यहाँ पे कनेक्टेड है। नो, यहाँ आप बैटरी लगाते थे, अभी बैटरी की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? हैंड ड्रिवन जनरेटर। इसको आप हाथ से घुमाओगे तो भी ये वोल्टेज इंड्यूस कर देगा। नाउ इसको स्पीड कितनी की रखनी है आपको? ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए इसको, लगभग ऐसे मान लो आप 130 आरपीएम से लेकर 160 के आसपास तक घुमा लो, ऊपर नीचे भी हो सकता है 2-5 की क्वेश्चन आ रहा है 170 पे, हाँ घुमा सकते हैं। 130 आरपीएम से 160 आरपीएम के अंदर ही ये आपका मतलब जनरेट वोल्टेज को इंड्यूस करा देगा। नाउ इतना तो आप हाथ से घुमा सकते हो, 130 आरपीएम को तो हम हाथ से भी घुमा सकते हैं। तो इसको हम हाथ से घुमाएंगे, जनरेटर है और एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा। मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए यहाँ पे वो लगभग आपकी चाहिए 40 वोल्ट। ये 40 वोल्ट से तो ऊपर ही आपकी जनरेट करके दे दे, 50 कर देगा, 60 कर देगा, उतनी ये वोल्टेज जनरेट करके दे देगा। मिनिमम आपको 40 चाहिए। जैसे ही 40 वोल्ट मिलेगा, ये आपका एक पीएमएमसी मीटर है, ये आपका वही R1 है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आ गया। वो मेगा ओम में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां पे पुट कर रखा है आपने। नाउ अगर आपको जीरो एडजस्ट भी इसमें करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस चाहे तो लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, बस इसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा पार्ट आया वो है हैंड ड्राइवन जनरेटर। इसको आप हाथ से घुमाते हो और कुछ कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरेटर है, ये मूविंग कॉइल्स आएंगी वो घूमेंगी और वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें मेगर हेडिंग डालो, मेगर, और उसमें लिखो मेगर इज ए रेशियो टाइप ओम मीटर। मेगर इज ए रेशियो टाइप ओम मीटर, RATIO, रेशियो टाइप ओम मीटर, which consists of working battery, replaced by hand driven जनरेटर या ड्रिवन बोल लो, हैंड ड्राइवन जनरेटर। नेक्स्ट पॉइंट,
which is used to generate sufficient voltage, मतलब ये हैंड ड्राइव जो जनरेटर है उसके बारे में बात हो रही है, which is used to generate sufficient voltage, which is used to generate sufficient voltage in order to obtain, in order to obtain proper deflection, in order to obtain proper deflection. The minimum voltage required, the minimum voltage required in a Maker instrument, the minimum voltage required in a Maker instrument to give the deflection, instrument to give the deflection, मतलब डिफ्लेक्शन के लिए वोल्टेज की वैल्यू तो चाहिए ना. द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन ए मेकर इंस्ट्रूमेंट टू गिव द डिफ्लेक्शन, कॉमा लगा के अराउंड 40 वोल्ट, अराउंड 40 वोल्ट. नेक्स्ट पॉइंट, द मेकर इंस्ट्रूमेंट हैज टू रोटेट, द मेकर इंस्ट्रूमेंट हैज टू रोटेट, the Maker instrument has to rotate at a speed of, the Maker instrument has to rotate at a speed of 130 rpm to 160 rpm, 130 rpm to 160 rpm. नो, तो मेगर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग या कौन सा, रिकॉर्डिंग, इंडिकेट करेगा, रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा है बिल्कुल भी. तो नेक्स्ट पॉइंट कर लो, मेगर इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मेगर इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. नो, क्या ये जनरेटर है, एक्चुअल में देखो जनरेटर के अंदर क्या आएगा, एक नॉर्थ पोल है, एक, सॉरी ये साउथ पोल होगा. जनरेटर की केस बता रहा हूं, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, हम कॉइल लगाएंगे, जैसे ये कॉइल मूविंग कॉइल है नंबर 1 और ये मूविंग कॉइल नंबर 2. तो ये जब रोटेट करेंगी तो इनमें वोल्टेज इंड्यूस होगा डेफिनेटली, और इन्हीं का हम कनेक्शन दे देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ तो आप R2 को कनेक्ट कर दो और इसके साथ R1 को, ठीक है, फिर इनको इधर सेंड कर दो, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल ही जाएगा, जो भी वोल्टेज होगा. और एक यहाँ रेजिस्टेंस जो RX जो लगाते हैं वो यहाँ लगाते हैं, RX. नो, मीन्स ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आता है, ये एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का रहने वाला है. जब ये रोटेट करेगी तब क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वोल्टेज ये R1 और R2 का कनेक्शन इस अकॉर्डिंग है, और RX का आप यहाँ से मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर, मीन्स मीटर आप यहाँ पे साइड में कनेक्ट कर लोगे, ठीक है. नो, तो इसके अंदर ये जो कॉइल है इसको मूविंग कॉइल बोलते हैं. मूविंग कॉइल्स का काम क्या होता है, मूव करना. मूविंग कॉइल्स का काम क्या होता है, मूव करना. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. ये क्लियर है. इसमें सेल्फ ड्राइवन जनरेटर है, सॉरी हैंड ड्राइवन, मतलब आप हाथ से इसको रोटेट करा सकते हो, 130 से लेके 160 आरपीएम के बीच में करा लो, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो जाए चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. बस मिनिमम वोल्टेज 40 वोल्ट से आपको ऊपर दे दो. ये क्लियर है. नो, इसमें मूविंग कॉइल्स होती हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मेगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मेगर is also called as, Maker is also called as moving coil instrument. Maker is also called as moving coil instrument.
मेगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये बना लेना यहाँ पे, इसमें लिख देना इसकी RX है हाई रेजिस्टेंस। इसकी बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। कई बार जैसे ये थीटा एंगल आता है, कुछ टेन थीटा डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो सब चेक करते हैं। स्केल इसमें भी वैसा ही रहने वाला है क्या, या चेंज होगा इसका स्केल? मतलब उल्टा हो जाएगा पहले वाले के ओम मीटर के, या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आएगा, राइट साइड में 0 आएगा। जरूरत नहीं है वैसे, चाहे तो साइड में थोड़ा बना सकते हो। मतलब ये जनरेटर है, जो ये हैंड ड्राइवन जनरेटर है ना, ये है। तो कनेक्शन पूरा फिर ऐसे आ जाता है, मीन्स यहाँ R2 के साथ के अंदर आप PMMC लगा लो, फिर पूरा कनेक्शन। ये जैसे कोई नाम आता है ना, चाहे थर्मल EMF हो, नॉर्मल EMF हो, होते सब एक्चुअल EMF ही है, बस जिस रीजन से होता है इसलिए उसका नाम दिया जाता है, और कुछ नहीं है। चलो एक चीज बताओ, एक दो केबल है आपके पास में, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, दो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग, मान लो दोनों का 5 मेगा ओम 5 मेगा ओम है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मेगा ओम। नो, और उनके इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है, एक का 50 ओम है, मतलब 50 मेगा ओम, दूसरे का भी 50 मेगा ओम, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सीरीज में नॉर्मल कंडक्टर्स का तो जुड़ता है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह होने वाला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो याद रखना ये चीज, क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये पावर सिस्टम में आएगा वैसे में। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे सेम रहेगा वैसे क्या? हाँ, और थोड़ा सा मतलब हाफ हो जाएगा, वो पावर सिस्टम में पूरा डिटेल में बता देंगे, बाकी याद रख लेना थोड़ा बेसिक। ठीक है, एप्लीकेशन लिख लो। ये थोड़ी बना रहे हो, इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि बनाओगे कोई मीनिंग नहीं है इसका, कि बस जनरेटर है, खत्म कहानी। एप्लीकेशन, मेकर इज यूज टू मेजर, मेकर इज यूज टू मेजर high resistance in the order of, measure is used to measure high resistance in the order of mega ohm। बाकी रह गया तेरा, measure is used to measure, measure is used to measure high resistance, high resistance in the order of mega ohm, in the order of mega ohm। Next point, measure is also called as, measure is also called as, तो अलग पेन से लिख लेना, इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर, क्योंकि इंसुलेशन को अगर कोई टेस्ट कर सकेगा तो वो आपका मेगर ही जाके करेगा। ठीक है, नो, उसी में फुल स्टॉप लगा के आगे ही चलने। तो इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, it is used to measure insulation resistance of underground cables
It is used to measure insulation resistance of underground cables, comma transformer, comma generator, comma motor winding, and so on, and so on. ठीक है, तो क्या, अच्छा, एट ईटीसी, ईटीसी को एट सो ऑन बोलते हैं, चाहे एट सो ऑन लिख लो चाहे ईटीसी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ एक ही बात है, वो वही होता है, एट सो ऑन लिख लो या ईटीसी लिख लो, ठीक है, कोई अलग नहीं है। हाँ, तो मेगर स्केल जो है वो सेम रहने वाला, स्केल रिमेन्स सेम एज ओम मीटर, चाहे साइड में कहीं लिख लेना ऊपर वाले पॉइंट में, स्केल रिमेन सेम एज ओम मीटर, ओम मीटर, स्केल रिमेन सेम एज ओम मीटर, स्केल रिमेन सेम एज ओम मीटर, डबल एम आ जाएगा ना, ओ एच एम, चल कोई नहीं, एक ही बात है, कोई डाउट थोड़ी है उसमें, सिंपल ही हो तो। थर्मोकपल, थर्मोकपल में क्या होता है, सीबेक इफेक्ट का नाम सुना आपने, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट ये होता है कि अगर मान लो आपने कोई भी दो मेटल लिए, ठीक है, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रखा है इन दोनों मेटल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल एक हो रखा हॉट एक है कोल्ड, मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ, यही आपका होता है सीबेक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो ईएमएफ भी इंड्यूस, मतलब करंट आएगी, करंट आ रहा है तो मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है, तो वही उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल में थर्मल ईएमएफ। हाँ, सीबेक इफेक्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। अब इस चीज का ही हमें एडवांटेज लेना है इसको, अब इसका एडवांटेज कैसे लोगे, जैसे नो, ये मान लो कि आपका हो गया हॉट जंक्शन एंड दिस इज कोल्ड जंक्शन, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कनेक्शन और दे देंगे इसको, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। नाउ ये आपने इसके बीच में कनेक्शन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से हॉट जंक्शन से निकलेंगे, हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक मीटर हमारा कनेक्ट कर देंगे, मीटर कनेक्ट कर दिया आपने, पीएमएमसी कनेक्ट किया है, और कोई सा ही नहीं किया हमने, सिर्फ पीएमएमसी कनेक्ट किया है, तो पीएमएमसी क्या मेजर कर देगा, जो भी करंट आएगी, तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा क्या वो भी हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल, कि जितना भी अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में जा रहे हैं तो कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा, उसको ऐसे ही तो बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, कुछ डिफरेंस आ रखा होगा, कुछ करंट भी फ्लो करिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है करंट होती है एक तरीके से, तो वो हम पीएमएमसी से मेजर कर लेंगे। तो यही इसका एडवांटेज हमने उठाया है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसे क्या बोलते हैं, थर्मल ईएमएफ। ईएमएफ सारे सेम होते हैं कि अगर करंट फ्लो कर रही है तो कोई वोल्टेज इंड्यूस डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं।
अब इसका एडवांटेज कैसे उठाओगे? ये तो चलो पता चल गया कि ये ऐसा कुछ है, इसका एडवांटेज कैसे उठाओगे रियल सर्किट में? रियल सर्किट में जैसे आपके पास में ये वायर जा रहा है, इसमें करंट अब पता करनी है, तो इसका इफेक्ट कैसे उठाओगे, मतलब बेनिफिट कैसे उठा के मेजर करोगे करंट? बोलो, नहीं समझ आ रहा? मटेरियल्स अलग अलग सेलेक्ट होने वाले, हॉट जंक्शन का अलग आएगा और इसका अलग आएगा। जैसे कॉपर के साथ कॉन्स्टेंटन ले लो, ठीक है, कॉपर हॉट जंक्शन होता है, कॉन्स्टेंटन थोड़ा कोल्ड जंक्शन होता है, तो ऐसे मटेरियल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लेटिनम भी हॉट जंक्शन होता है, प्लेटिनम के साथ रोडियम ले सकते हो आप, ठीक है, और क्रोमियम के साथ एल्यूमन ले सकते हो। जैसे इधर चलो मैं लिख देता हूँ, प्लेटिनम के साथ रोडियम ले सकते हो, और क्रोमियम के साथ एल्यूमन ले सकते हो, कॉपर के साथ कॉन्स्टेंटन ले सकते हो। ये हॉट जंक्शन वाले हो गए, ये कोल्ड जंक्शन वाले हो गए। ये मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा। अगर इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ कुछ हीट आएगी या नहीं आएगी? अब आपको क्या करना है, एक वैक्यूम चैम्बर बनाना है। वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर का मीनिंग पता है? मींस अब इसमें से हवा इधर उधर क्रॉस नहीं करने वाली, तो इसकी जो हीट है क्या अंदर ही रहने वाली है? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे मटेरियल पुट करना है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा, हॉट जंक्शन में काम करेगा, और वो वाला कोल्ड जंक्शन में। ये हॉट जंक्शन का हो गया और ये कोल्ड जंक्शन हुआ ना। नाउ इसको इस तरीके से पुट किया जाता है, ये आपका पूरा मीटर बन रखा है। नाउ आपने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर बनाया, एक जिसमें से करंट फ्लो करवानी है, जो करंट फ्लो हो रही है, करवानी नहीं है, जैसे मान लो इधर से कुछ लोड में करंट जा रही है, आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, हीटिंग एलिमेंट है। रेजिस्टर क्या है, हीटिंग एलिमेंट है ना, कुछ तो बोलो। ये हीटिंग एलिमेंट है, हीट देगा, अगर हीट देगा तो ये हॉट जंक्शन और हॉट होने वाला है, क्योंकि आपने मटेरियल प्लेटिनम क्रोमियम कॉपर ये लिया है, तो ये डेफिनेटली हॉट होने वाले हैं कंपेयर टू इनके रोडियम एल्यूमल और कॉन्स्टेंट। ये पेयर्स हैं कि अगर इस साइड में आप प्लेटिनम ले रहे हो तो उधर रोडियम ले लो, अगर क्रोमियम ले रहे हो तो एल्यूमल ले लो, कॉपर ले रहे हो तो कॉन्स्टेंटन ले लो, एक शायद फेरस कॉन्स्टेंटन का भी शायद पेयर आता है। नो, ये काम कर जाएगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस ईएमएफ को कौन क्या बोलते हैं, थर्मल ईएमएफ। रीजन क्या है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट से हॉट जंक्शन, एक जंक्शन आपका हॉट हो जाता है, दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर पे या कोल्ड रहता है, ठीक है। इस वजह से एक, अगर मान लो सीबेक इफेक्ट बोलता है कि अगर मान लो एक का टेम्परेचर हाई चला गया, दूसरे का नॉर्मल है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ गया तो पीएमएमसी लगा दो, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्मल ईएमएफ। ये क्लियर है? तो ये एक चीज और बताई थी, कॉन्स्टेंटन अगर आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो वो थर्मल ईएमएफ देता है, लेकिन वो डीसी नेचर का होता है, डीसी नेचर का होता है, तो वो मेन उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। या इस मटेरियल को भी देख रहे हो कि ये थर्मल ईएमएफ होता है एक्चुअल के अंदर, क्योंकि मटेरियल जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा दोनों मटेरियल्स के बीच में, तो उनमें थर्मल ईएमएफ जो मैंने वहां पे बताया था वो ये था। जैसे रेजिस्टेंस जो दो अलग अलग लोगे, हो सकता है एक, अब जैसे मान लो ये वाला कॉन्स्टेंटन आपने लिया वहां, इधर ध्यान से देखना, शंट रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटन वहां सेलेक्ट किया, नॉर्मल के कंपेयर ये थोड़ा सा कोल्ड होगा,
वहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो सकता है, तो वहां भी एक थर्मल ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और वो डीसी नेचर का होगा। ये क्लियर है? थर्मल ईएमएफ वहां क्या बता रहा था मैं, यहाँ से क्या नेचर डीसी होता है, थर्मल ईएमएफ का नेचर डीसी लिखा हुआ है वहां, देखना। हाँ, एसी इंस्ट्रूमेंट में काम में लेंगे, उसका रीजन ये कि कॉन्स्टेंटन जो आपको नेचर मतलब जो थर्मल ईएमएफ देगा वो डीसी नेचर का होगा, जो आपकी मेन रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, ये आपका होता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको कहाँ काम में ले सकते हो मतलब? ठीक है, अब एक चीज बताओ, एसी और डीसी का क्या लेना देना है? दोनों पे काम करेगा या एक पे ही काम करेगा? हाँ, कॉन्स्टेंटन, अच्छा वो, हाँ वो तो उसमें पीएमएमसी में था। नो, यहाँ पे ये दोनों को मेजर एसी डीसी को कर सकता है, एक को ही करेगा? एसी को नहीं करेगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे हीटिंग तो चाहे एसी आए चाहे डीसी आए सेम ही चलने वाली है, तो ये तो हॉट ही रहने वाला है, तो फ्लो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो फ्लो अगर सेम रहने वाला तो करंट की डायरेक्शन भी सेम रहने वाली है, करंट की डायरेक्शन सेम रहने वाली तो पीएमएमसी डेफिनेटली वर्क करेगा, टीडी वहां मिल जाएगा। ये क्लियर है? नो, तो ये है थर्मोकपल, डायरेक्टली पीएमएमसी नहीं लगा रहे, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो जाता है? थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ठीक है, इसको थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट लिखो भाई। हाँ, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट वो रहते हैं कुछ एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं, उसमें सभी उसमें भी नहीं आएगा कोई ऐसा? अरे वो, ये वो नहीं है, ये इनके बारे में था। ये जो शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस लगाया था ना हमने, सीरीज वाला किधर बनाया तुमने? ये सीरीज वाला नहीं तुमने बनाया, नहीं वोल्ट मीटर वाला आगे बनाया होगा, इधर बनाया ही नहीं तुमने। हाँ ये रहा, ये जो रेजिस्टेंस और जैसे ये रेजिस्टेंस है, जैसे शंट में रेजिस्टेंस लगा रहे हो आप, अगर कॉन्स्टेंटन लोगे तो भी थर्मल ईएमएफ तो आएगा। मेन यहाँ थर्मल ईएमएफ का पॉइंट लिखाया था ना मैंने लास्ट। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे, क्या नाम है, मैग्नीन सेलेक्ट करोगे, तो भी थर्मल ईएमएफ आएगा, लेकिन थर्मल ईएमएफ उसमें थोड़ा कम होगा। नाउ अगर एसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हो तो एसी में लोग कॉन्स्टेंटन लेते हैं, क्योंकि थर्मल ईएमएफ आता है लेकिन वो डीसी नेचर का होता है, तो वो कोई रीडिंग पे इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे आपने ये तो सर मैग्नीन में सबसे बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ मैग्नीन, हाँ वो चीपर का भी लिखाया था ना मैंने। मेनली तो आपको कॉन्स्टेंटन ही काम में लेंगे, मैग्नीन में नहीं जाते वहां, वो पीएमएमसी का था। यहाँ ये हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया। बिल्कुल, दोनों अलग अलग ये रे मटेरियल। एसी इंस्ट्रूमेंट में सर जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने रहते हैं, हाँ कोई दोनों में काम करते हैं, हाँ, उसमें भी इफेक्ट नहीं आएगा? जैसे दोनों मेजर करते हैं, डीसी का भी करते हैं, हाँ तो ले लो, थोड़ा सा ईएमएफ आ जाएगा, थोड़ी बहुत रीडिंग पे फर्क आ जाएगा, मैग्नीन भी देगा। हल्का फर्क आएगा। हाँ मैग्नीन भी करता है, मैग्नीन भी दे ही तो रहा है, ईएमएफ तो दे रहा है। हाँ लेकिन काम में यही लेते हैं, मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना किधर, क्योंकि चीपर है, ले लेते हैं लोग काम में, और स्पेशली इंडिया के अंदर चीपर बहुत होता है। इधर इसको बना लेना, ये भी बना लेना इधर, ये ईएमएफ आ जाएगा, और एक दो इलेक्ट्रॉन्स बना के बीच में दिखा देना। इवन आप नॉर्मल भी बनाओगे ना कि एक हॉट जंक्शन है कोल्ड जंक्शन है, तो फ्लो होएगा। भाई देखो, यहाँ लिख लेना, दिस इज मेटल नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज मेटल नंबर 2, अलग अलग मेटल्स हैं। एक एक फेरस कॉन्स्टेंटन भी यहाँ लिख लेना, फेरस कॉन्स्टेंट। ये क्रोमल होता है वैसे, क्रोमियम नहीं, क्रोमल।
हाँ, फेरस के साथ भी कौन से एंटर ले लेते हैं, कॉपर के साथ भी लेते हैं, फेरस के साथ भी ले लेते हैं। बस ये याद रखना, इसके जस्ट या तो ऊपर बना रहे हो या इसके नीचे, तो ये हॉट वाले हैं, ये कोल्ड वाले हैं। जैसे टेम्परेचर रेंज क्या है, जैसे फिक्स हो जाती है कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जा सकते हो, लेकिन कोई बोलता है नहीं मैं प्लेटिनम काम में लूंगा, तो उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक और छूट मिल जाती है। प्लेटिनम बहुत अच्छा मटेरियल होता है। महंगा कौन आता है गोल्ड प्लेटिनम में? प्लेटिनम काफी महंगा आता है, बहुत कम है। खुद सोचो कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड को छोड़ के, मतलब नॉर्मल चलता है, ये 2000 तक ले जाता है उसको। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चीज होती है? अपन कितने पे पिघल सकते हैं? 100 नहीं तो 110 तक तो चल जाएंगे, 100 पे ही चल जाएंगे अपन, 100 से नीचे ही चल जाएंगे। सौ पे तो पता नहीं लिक्विड भी नहीं बचेगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो स्किन इफेक्ट हाई होगा ना। रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब एक्स का बढ़ना, तो इंटरनल एक्स ज्यादा बढ़ता है, तो करंट आपके अंदर से कम फ्लो, मतलब कंडक्टर के अंदर से कम फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की करंट आप में से पास हो, जैसे आपके एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में लगा दिया जाए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, तो आपको झटका लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, स्किन इफेक्ट इतना आ रखा होगा कि पूरा का पूरा, जैसे कंडक्टर जो है पूरा का पूरा रिएक्टेंस ही अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ बाहर से ही करंट निकल जाएगा। टेस्ला ने ये करके भी दिखाया होगा खुद की बॉडी में लेके। किसने दिखाया था? टेस्ला। हाँ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जैसे लोग मानते नहीं थे ना, क्योंकि उस टाइम पे माना नहीं जाता था। उस टाइम पे केस ये था थोड़ा सा, जब ये टेस्ला कन्वर्ट करवाना चाहता था ना कि डीसी से आरएमएफ थ्योरी लाता था, तो एडिशन बोलता था कि ये जो एसी है वो खतरनाक है, इससे आदमी मर सकता है। और उसने 2-3 आदमियों को से शहीद भी किया हुआ था एसी के झटके देके, दिखा के ये देखो ये एसी से मरे हैं। और उसने फिर फाइनल ये पास करके खुद में से भी दिखाई थी कि नहीं इससे बच भी सकता है, देखो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं मर नहीं रहा। नहीं थ्योरी ठीक है, लेकिन एक खुद सोचो यार कि कर पाना खुद को खड़ा करके। हाँ। नहीं तो पूरा नॉलेज करने के बाद अब जैसे वो कई एक एक्सपेरिमेंट वैसे भी देखे ना, वो बॉल छोड़ने वाले, वो मैकेनिकल वाले, कि वो एक बॉल को वो छोड़ते हैं प्रोफेसर, या फिर वो वापस आता है नाक तक ही आता है, लगता नहीं, अगर वो लग जाए तो वो गया आदमी। कई मिल जाएंगे। वो ऑसिलेशंस वाले, जैसे कई मैकेनिकल वाले ऐसे करते हैं। तो मतलब अगर पूरी नॉलेज है तभी करेगा कोई आदमी, वरना तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ होते ही शहीद हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखो थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है? सीबेक इफेक्ट। बाकी रह गया क्या? थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट को अंडरलाइन रखना। जो पीएमएमसी अकेला डीसी पे काम करता था, वो देखो सब पे ले जा रहा है धीरे धीरे, मतलब एक एक को, इवन रजिस्टर को ले लिया, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को ले लिया, थर्मोकपल को भी इसने ले लिया, हर जगह पे ये काम आ रहा है। जो पीएमएमसी सिर्फ डीसी पे चलता था, बस इसके केस में जैसे मान लो वैल्यू कौन सी देगा ये? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ही आपका देगा। और अगर आप एसी में काम में ले रहे हो तो इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल आप साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दे रहे हो तो साइनोसॉइडल के अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा 1.11 से, हाफ वेव साइनोसॉइडल दे रहे हो तो 2.22, तो जो भी इधर से वेवफॉर्म आ रही है उस अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर लोगे। कैलिब्रेशन तो आता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, according to Seebeck effect, whenever there are two dissimilar di फिर आगे सिमिलर कर दो, dissimilar मतलब जो सेम नहीं हो, dissimilar का मतलब होता है सेम नहीं होना, DISIMILAR dissimilar, metals are joined, metals are maintained कर लो, two dissimilar metals are maintained, two dissimilar metals are maintained at two different temperatures, at two different temperatures, namely hot junction and cold junction, namely hot junction and cold junction, so that there is some electron flow, observed from hot junction to cold junction, comma लगा के, the produced thermal EMF is always unidirectional कर लो, unidirectional, and which is in DC nature, कॉमा लगा के, डिटेक्टेड बाय PMMC, ठीक है। स्केल इसका भी नॉन लीनियर आने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर का जो फंक्शन आता है वैसे E डेल्टा T ऐसा कुछ आता है, या PMMC लिख लेना, ये जो है PMMC है। एक्चुअल में जो E आता है वो आता है A डेल्टा T प्लस B डेल्टा T का स्क्वायर, ये डेल्टा T है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है एक्चुअल में, तो स्केल तो इसका भी नॉन लीनियर आने वाला है। नाउ जो तुम पूछ रहे थे कि डीसी नेचर का कैसे होता है, तुम यहाँ से एक चीज देखो, डीसी और एसी नेचर में क्या होता है ईएमएफ में, अगर करंट दोनों साइड फ्लो करता है, मतलब इस साइड भी और उस साइड भी, तो क्या हो गया एसी, अगर एक ही तरफ जा रही है तो डीसी, तो जो ईएमएफ आएगा वो डीसी नेचर का होगा। जैसे ये हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है, होता ये कि हॉट से कोल्ड में अगर कुछ भी नहीं है तो भी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई पाथ इनको मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, हम इन दोनों के बीच में पीएमएमसी लगा रहे हैं, और पीएमएमसी लगा रहे तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे, तो वही हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं हम, इसके अलावा हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस पीएमएमसी लगाया हॉट और कोल्ड जंक्शन पे। हॉट जंक्शन को बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये तो पता है कि हॉट जंक्शन से कोल्ड में जाने पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, थर्मल ईएमएफ आएगा, लेकिन ये हॉट जो है वो अकॉर्डिंग टू करंट हमें लेना है, तो इस हॉट को हॉट बनाने के लिए हमने क्या किया, एक रेजिस्टर लगा लिया, वो उसको एक वैक्यूम चैम्बर में बंद कर दिया विद हॉट जंक्शन के साथ में। अगर ये हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टर जो है हीट छोड़ेगा, हॉट जंक्शन आपका और हॉट होएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थर्मल ईएमएफ भी आ जाएगा,
पीएमएमसी भी डिफ्लेक्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते, एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो पीएमएमसी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन आया, करंट आया, करंट आते पीएमएमसी डिफ्लेक्ट कर गया। इवन आप ईएमएफ भी बता सकते हो उसके थ्रू। अगर आप सीरीज में लगा देते हो किसी चीज को तो वो करंट बता देगा, पैरेलल में लगा दोगे तो वोल्टेज बता देगा। एमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना आता ही है। लेकिन ये जो रीडिंग देगा ये कौन सी होगी? एवरेज वैल्यू होगी। अगर इस साइड में एसी है तो इसको कैलिब्रेट करना रहेगा आरएमएस के अंदर, ठीक है। डायोड की किस लिए ना, डायोड की जरूरत ही नहीं है। कैलिब्रेट इसलिए करना पड़ेगा, ये तो आपको डीसी नेचर की वैल्यू दे रहा है, इधर आपके एसी है, ये कौन सी रीड करता है? एवरेज वैल्यू। इधर आरएमएस क्या, तो चाहिए तो आरएमएस ना। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में तुम आए थे ना, हाँ, तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या था? एवरेज वैल्यू एक्चुअल में मेजर कर रहा था, जबकि हमें चाहिए कौन सी थी? आरएमएस। करंट तो जैसे इलेक्ट्रॉन तो ऐसी फ्लो होगा, हाँ, तो वो तो मतलब डीसी फ्लो है। पीएमएमसी एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। पीएमएमसी हमेशा एवरेज वैल्यू को ही मेजर करेगा, क्योंकि इसका नेचर ही वो डीसी वाला होता है पूरा। डीसी में तो एवरेज वैल्यू सब सेम होता है। हाँ सेम होती है, लेकिन यहाँ कौन सा है? हमें चाहिए कौन सा? इसका। इसी में आ रहा है। मैंने एक चीज और दिखाई थी तुम्हें, 3 प्लस साइन ओमेगा टी। पीएमएमसी लगाओगे कितना आएगा? 3 देगा। इसको मेजर करेगा क्या? इसको नहीं करेगा। तो इन्हीं के लिए तो आपको करना रहता है कैलिब्रेट। जो फॉर्म फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसीलिए तो करते हैं। जो रेशियो भी निकाला था ना हमने, के एफ इक्वल टू, मतलब आरएमएस इनपुट वाला आउटपुट वाला जो भी एवरेज आ रहा है, तो उन दोनों का रेशियो लेके फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, तो वो आपको करना रहेगा। नो, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिल रहा है 1100 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इससे ऊपर आप जाओगे नहीं अगर नॉर्मल मेटल है, क्योंकि मेटल भी पिघलने लग जाएगा। एक लिमिट को क्रॉस करोगे तो मेटल भी, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई जाने पे मेटल खुद पिघल जाते हैं। नो, अगर कोई बोलता नहीं मैं प्लेटिनम काम में लूंगा तो वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो इसमें फिर आगे लिखो, नोट करके लिख, या टेम्परेचर रेंज कर लो, टेम्परेचर रेंज। इन जनरल, इन जनरल तो होती है अप टू, इन जनरल रेंज है ये अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन जनरल अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड सी लगा, एंड इवन अप टू 2000 आप जा सकते हो, किसके केस में? फॉर प्लेटिनम, ये पूरा लिख लेना, फॉर प्लेटिनम। नो, अब आप ये एज्यूम मत करना कि इस हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे बहुत खतरनाक तरीके से फ्लो होगा। मतलब सीबैक इफेक्ट है, ये तो बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि बहुत हाई लेवल पे फ्लो करने वाले की क्वांटिटी इसकी बहुत ही ज्यादा आने वाली है। अगर क्वांटिटी ज्यादा आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा। तो एक्चुअल में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले, बहुत थोड़े बहुत आने वाले हैं, क्योंकि सीबैक इफेक्ट बोलता है लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं जाता है। मतलब सीबैक इफेक्ट सही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना ज्यादा नहीं, तो जो ईएमएफ आएगा वो ज्यादा नहीं आएगा, इवन मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट के अंदर आएगा आपका, ठीक है। और पीएमएमसी की रेंज भी फिर कम ही होती है, तो काम भी हमारा चल जाएगा। तो अब नोट करके लिखूं, इन ए थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, in a thermocouple instrument, in a thermocouple instrument, the produced thermal EMF in a thermocouple instrument, the produced thermal EMF, the produced thermal EMF in the order of, in the order of milli or microvolts, in the order of milli or microvolts,
कॉमा लगा के, विच इज इन, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, चाहे लिख लेना, कॉमा लगा के, विच इज इन डीसी नेचर, विच इज इन डीसी नेचर, detected by PMMC, ब्रैकेट में PMMC के ब्रैकेट में लिख लो एवरेज वैल्यू, whose scale, WHOSE, whose, कॉमा लगा के लिखना, कॉमा लगा के, whose scale is calibrated, whose scale is calibrated in order to read RMS value of AC current, RMS value of AC current flowing through heater element. In order to read RMS value of AC current flowing through heater element. Flowing through heater element. RMS value of AC current flowing through heater element को पूरे को अंडरलाइन कर लो, लास्ट वाले। हो गया? नो, इसमें कोई डाउट है? सिंपल है। एक क्वेश्चन टाइप लिख लो थोड़ा सा। Which one of the following instruments works on the principle of minimum reluctance property? Principle of minimum reluctance property. Option number A, PMMC. Option number B, MI. Option number C, EMMC. And option number D कर लो, electrostatic voltmeter, ESV, कैपिटल ESV, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ESV कर लो, कैपिटल ESV। कौन सा होगा भैया? PMMC मिनिमम रिलक्टेंस पे काम करता है। MI, मूविंग आयरन। सबसे जो कम मिलने वाला है आपको रिलक्टेंस, वो MI में मिलने वाला है। MI में क्या होता है? मूविंग आयरन, MI को टिक कर लेना। मूविंग आयरन के अंदर हम क्या एडवांटेज उठाने वाले हैं? जैसे सबके जो नाम है वो उन्हीं के बेसिस पे है। जैसे ओम मीटर का काम ओम को मेजर करना है, मेगर का मतलब जो मेगा ओम को मेजर करता है दैट इज मेगर हो गया। थर्मोकपल जो टेम्परेचर के डिफरेंस पे काम करता है दैट इज थर्मोकपल हो गया। PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट भी काम आती है, उसमें मूविंग कॉइल थी एक जो मूव कर रही थी आपकी। नो, मूविंग आयरन, अब इसका नाम ही मूविंग आयरन है तो इसके अंदर क्या होगा? आयरन क्या करेगी? मूव करेगी। ये तो क्लियर हो गया।
इसमें दो टाइप का होगा MI, मूविंग आयरन एक अट्रैक्शन, एक रिपल्शन। तो पहले देख लेते हैं अट्रैक्शन वाला, मतलब मूविंग आयरन अट्रैक्शन, ये ऐसे पूरा भी लिख सकते हो चाहो तो। नाउ क्या होता है इसमें एक्चुअल में, आपने एक डायग्राम वो बनाया था स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर, निकालना हो स्प्रिंग कंट्रोल में, हाँ सेकंड नंबर वाला, नीचे वाला। स्प्रिंग कंट्रोल जो है उसमें दो डायग्राम बनाए हुए थे, एक तो एज ए लीड काम में लिया जा रहा था, दूसरा ऐसा कुछ सीधा। ठीक है, मिल गया नहीं मिला क्या? अच्छा, बाकियों को लाया नहीं, निकाल लो यार, फिर मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ यही है, कौन सा है ये, फ्रिक्शन डैम्पिंग है ये तो, और पीछे ले, चल ठीक है। नो, उसमें क्या था एक्चुअल में, स्पिंडल जो है आपका, उस स्पिंडल के ऊपर क्या क्या है, देखो सेम स्पिंडल आपने बना रखा, उसी स्पिंडल के ऊपर स्प्रिंग है, ठीक है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे मिल रहा है, सबसे पहला जो काम है, क्योंकि वहां फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स की तरफ सॉफ्ट आयरन मूव करता है, एक तरीके से रोटेट करता है, तो स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल के साथ पॉइंटर अटैच है, तो वो पॉइंटर भी आपका रोटेट करने वाला, ये क्लियर है। तो आपका पॉइंटर मूव करेगा यहाँ, ये तो क्लियर हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाएगा क्योंकि फ्लक्स का अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, नाउ और क्या चीज है, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन दे रहा है, स्प्रिंग, और इसके अंदर डैम्पिंग कौन सी काम में ले लेंगे, आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ले सकते हो। तो इसको देखो ऐसे होता है ये, अरे बातें नहीं, पूरा बनाने की जगह सिर्फ वैसे ही बना दो तो चल जाएगा ना, नॉर्मल। ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल ऐसे है, उसके ऊपर आपका ये पॉइंटर लगा हुआ है, इस साइड में आप थोड़ा बहुत वेट अटैच कर सकते हो इस पॉइंटर को वेट बैलेंस के लिए। नाउ कंट्रोलिंग इसमें कौन सी है, स्प्रिंग कंट्रोल है, तो ये आपने स्प्रिंग भी इसके अंदर लगा दी। और एक क्या चीज है इसके, आयरन पीस, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं स्प्रिंग को अभी, और आयरन पीस लगाने वाला हूं। आयरन पीस को कहाँ लगाओगे, स्पिंडल के लगेगा बीच में, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं इसको, जैसे ये ऐसा कुछ शेप का है, ओवल शेप का, मतलब पूरा सर्कुलर में नहीं है, थोड़ा सा उस साइड के अंदर है। नाउ ये आपने एक कोर काम में ले लिया, बीच में होलो है, कुछ नहीं है, सोलेनोइड बोल सकते हैं, सोलेनोइड में से ही होता है। नो, अब इधर आप एक काम करो, वाइंडिंग कर दो, या तो इस साइड से ऊपर आएगी, इधर से नीचे आएगा, एक साइड मान लो अपन बोल लेते हैं क्रॉस, तो दूसरी साइड डॉट। डॉट का मतलब इधर से वाइंडिंग बाहर आ रही है, इधर से अंदर जा रही है, यही होगा। यहाँ फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा,
इसको सप्लाई जो है बाहर से दे देंगे, जो भी हमारी जो मेन करंट जा रही होगी, फॉर एग्जांपल लोड के अंदर जो करंट जा रही है वो सीरीज में यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस साइड से लेकर इस साइड तक। नाउ अभी फॉर एग्जांपल डीसी करंट मान रहे, तो डीसी करंट मान रहे तो करंट की डायरेक्शन तो सब में सेम रहने वाली है। एक फ्लक्स बनेगा यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, तो एक फोर्स तो ये फ्लक्स इस आयरन, ये जो सॉफ्ट आयरन है, दिस इज सॉफ्ट आयरन, और ये आपका पॉइंटर है, ये स्पिंडल है यहाँ पे, ये वेट है। स्प्रिंग कंट्रोल काम में ले रहे हैं, स्प्रिंग में बना नहीं रहा अभी, ठीक है। नाउ जैसे ही फ्लक्स बनेगा एक फोर्स ये इस पे इंटेंसिटी लगाएगा या नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स का। नाउ इधर से ये आयरन है, फ्लक्स को देख के एक फोर्स क्या ये खुद भी लगाएगी इस पे या नहीं लगाएगी। देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो ये खुद इसके पास आना चाह रहा है, इधर से ये भी इसको खींचना चाह रहा है, मतलब दोनों पास आना चाह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आयरन हो गया, एक फोर्स ये भी लगा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये फिक्स है सोलेनोइड, और ये इस पॉइंट पे ये आपका जो आयरन है वो फिक्स है। क्या हुआ, ऐसे मत कर यार बीच में, ये आपका फिक्स है। अब होगा क्या, फ्लक्स बन रहा है, भाई कर लेने दे तू चुपचाप। अगर ये फ्लक्स बनेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर खींच के तो आ नहीं सकता, इसकी थोड़ी ओवल शेप है, तो ये क्या होगा, इस साइड में टिल्ट होएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस साइड आ सके। नाउ किस पॉइंट पे जाके स्टेबल होगा ये, जब TD इक्वल टू क्या हो जाए, TC हो जाएगा, उस टाइम पे ये रुक जाएगा। नाउ TD इक्वल टू जिस टाइम पे TC हो जाएगा ये रुक जाएगा, स्प्रिंग इसको रोक के रखेगी। अगर जितना ज्यादा फ्लक्स आएगा क्या ये उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, तो ये काम करता है। क्या ये अट्रैक्शन इफेक्ट है या रिपल्शन, अट्रैक्शन, तो ये है MI अट्रैक्शन। नो अब एक आपको इसमें क्या देनी है, डैम्पिंग। डैम्पिंग तो डैम्पिंग हम दे लेते हैं ये एल्यूमिनियम की वेन होगी, ठीक है। नाउ अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो ये भी आगे पीछे होगा, ये एयर फ्रिक्शन आप यहाँ पे डैम्पिंग काम में ले सकते हो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नाउ पहले इसके अंदर एयर फ्रिक्शन नहीं लेते थे, इसमें भी वो लेते थे, क्या नाम बोलते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल, इसमें ग्रेविटी कंट्रोल लेते थे, लेकिन बाद में फिर एयर फ्रिक्शन लेने लगे, वो पहले लेते थे काफी। ग्रेविटी कंट्रोल डैम्पिंग भी काम में ले सकते हो ना, वो भी कंट्रोल, सॉरी स्प्रिंग कंट्रोल की जगह, वो नाम भूल गया, स्प्रिंग कंट्रोल की जगह ग्रेविटी कंट्रोल काम में लेते थे, अब इसमें स्प्रिंग कंट्रोल काम में लेते हैं, ठीक है। डैम्पिंग तो आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही रहने वाली है। ये एयर चैम्बर हो गया, वो सब थोड़ी बनाना है, एल्यूमिनियम वेन हो गई, तो वो डैम्पिंग आपने काम में ले ली, TD इक्वल टू TC हो जाएगा, कनेक्शन थोड़ी बनाओ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पहले DC आ रहा था, ठीक है, अगर AC आएगा तो पोल चेंज होंगे, जैसे ये मान लो पहले ये नॉर्थ बन रखा था, ये साउथ, तो पोल चेंज होंगे, पोल चेंज होंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। नाउ अगर फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, ये पोल फिक्स नहीं रहेंगे, मतलब जो फ्लक्स जैसे इस साइड जाना चाहिए था कभी इस साइड जाएगा, तो उससे क्या होगा, अगर मान लो इस साइड डायरेक्शन है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर इस साइड डायरेक्शन है तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। रिपल क्यों करेगा, आयरन पीस है, ये तो आयरन पीस है ना, तो दोनों के दोनों केसेस में जो TD है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों में सेम डायरेक्शन पे रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये AC पे भी काम करेगा और DC पे भी काम करेगा, ये दोनों पे काम करता है, जो MI है AC एंड DC, बाकी सबका याद है अपने को, ओनली PMMC है जो DC पे काम करता है, और एक DC एम्पियर आवर मीटर, और एक इंडक्शन मीटर जो है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट वाला एनर्जी मीटर, वो अकेला किस पे काम करता है, AC सप्लाई पे काम करता है, बाकी सब दोनों पे काम करते हैं। थर्मोकपल हो गया चाहे कोई सा भी हो गया, सब करने वाले हैं दोनों पे, ठीक है।
तो ये वाला हो गया आपका MI इंस्ट्रूमेंट। ये आपका सोलेनॉइड हो गया, बीच में एयर है, सोलेनॉइड बोल लो, होलो बोल लो, ये वाइंडिंग है। ठीक है, कनेक्शन दूंगे इसमें, अब समझ जाओगे। कनेक्शन वैसे दे लो, चाहे कि इधर से करंट आती है और एक साइड से मान लो आपकी जा रही है, बीच में ये वाइंडिंग कर रखी है आपने। ठीक है, इसको सोलेनॉइड की तरह काम में ले रहे हैं अब इसको। ये पॉइंटर हुई क्या, स्प्रिंग कंट्रोल काम में लेते हैं। ठीक है, बना सकते हो इसको। जो पहले वाला डायग्राम था ना, वो ये सेम ही है। हाँ, बस वो फ्लक्स को वहां वैसे नॉर्मल बताया था, यहाँ पे ये थोड़ा एग्जैक्ट बना कैसे रहे, वाइंडिंग कर रहे हैं, ये है कुछ नहीं। और अगर आपको स्प्रिंग भी बनानी है तो आप इसके अंदर छोटी सी बना सकते हो, बाकी समझ जाना वैसे कि स्प्रिंग कंट्रोल थोड़ा ऊपर लिखना है, सॉफ्ट आयरन पीस है, दिस इज सॉफ्ट आयरन। डिफ्लेक्शन तो इसमें भी कोई ज्यादा खास नहीं आता, 50 मिली एम्पियर से 50 माइक्रो वोल्ट इतना ही चलता है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो दो लगेंगे, एक तो ये फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से लगेगा, जैसे जो फोर्स लगेंगे ना, इधर देखना, ये जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, दैट इज, इसको हम नाम दे लेते हैं एच, फील्ड की स्ट्रेंथ एच, एफर्ट मतलब जो BH कर्व में एच बोलते थे ना, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। नाउ ये जो पीस है आयरन की, ये खुद से भी इधर जाना चाहेगी या ये अकेला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी जाना चाहेगी, तो एक इसके अंदर भी फील्ड लग रही होगी, मतलब पोल बोल सकते हो, इसके अंदर भी पोल क्रिएट हो रहा होगा, उसको हम नाम चाहे M दे सकते हो आप। ठीक है, नाउ ये जो M है वो भी सेम होगा जितना H है, उतना ही होने वाला है। नाउ फोर्स एक्चुअल में तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन मिलेगा क्या, फोर्स या टॉर्क? मिल रहा टॉर्क है यहाँ पे,
तो मिलेगा एक्चुअल में टॉर्क वो ही क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नाउ ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m एक्चुअल में h के इक्वल ही है, मतलब जितना m आएगा, मतलब जो भी आपका पोल, ये किस स्पीड से, मतलब जो भी पोल फील्ड आएगा वो इसी के बेसिस पे आने वाला है, तो इसको बोल सकते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर। नाउ ये जो फील्ड इंटेंसिटी है या फील्ड स्ट्रेंथ है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे। H एक्चुअल में होती क्या है, अगर आप एक काम, जैसे कांस्टेंट परमेबिलिटी कोड लेते हो ना, कांस्टेंट परमेबिलिटी, तो उसके अंदर H जो होता है वो I ही होता है, फॉर कांस्टेंट परमेबिलिटी। नाउ BH कर्व में आपने खुद ने BH कर्व में देखा होगा कि मैंने BH के अंदर H को I ही मान के किया था, BH कर्व में I माना था एफर्ट, तो TD प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर के। यहां से भी आप देख सकते हो ये किस दोनों के लिए काम में आता है, ठीक है। साइड में लिख लेना, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, साफ दिख रहा है, कंट्रोल का स्प्रिंग कंट्रोल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से इसका एडवांटेज उठा के हम काम में ले रहे हैं, ये क्लियर है। तो ये अट्रैक्शन वाला है, इसकी वर्किंग बतानी है, लिखा दूं वर्किंग या समझ जाओगे, बोलो भाई। नहीं देख लेना क्योंकि बाद में नहीं आते तो क्या, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। एक और है वो समझ जा, फिर चल जाना, हो गया। एक सेकंड, फिर सॉफ्ट आयरन पीस लेने का रीजन ये होता है थोड़ा सा, एक तो इसका स्ट्रेसेस कम होता है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। क्या हुआ, बता क्या हुआ। किसके बारे में, ये एक्चुअल में आयरन पीस मैंने यहाँ दूर बना रखी है, ये होती यही है बिल्कुल पास में, ये थोड़ा सा दूर बना रखा है, एक्चुअल में ये होती यहाँ है, वो समझ नहीं पाओगे अगर मैं इसके जस्ट बिल्कुल पास में बना दूंगा, जहां फ्लक्स बन रहे हैं वहीं पे ही अट्रैक्ट होने वाली है, मीन्स कोई बिल्कुल भी आपको गैप नहीं नजर आने वाला है। जबकि पीएमएमसी में, इनमें सब में क्या होता था, दो फील्ड बनती थी उसके बाद जाके चलता था, जबकि इसमें बहुत कम आने वाला है कंपेयर टू पीएमएमसी करोगे तो। नो, अब आ जाता है आपका रिपल्शन टाइप, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। नो, कॉइल जो है वो अब आपने इस शेप की ली है, ठीक है, ये आपने कॉइल ले ली। नो, ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल के ऊपर ही आपका पॉइंटर आने वाला है, ये पॉइंटर आ गया। अब आप जो पहले जो सॉफ्ट आयरन की पीस ले रहे थे, सॉफ्ट आयरन वो एक ले रहे थे, अभी आपको दो काम में लेने हैं। नो, आपने दो काम में लिए, एक को तो आपने फिक्स कर रखा है, फिक्स्ड कॉइल, फिक्स आयरन पीस, और ये वाला मूवेबल सॉफ्ट आयरन, ये भी सॉफ्ट ही है। नो, मूवेबल जो है वो बिल्कुल आपका कहाँ फिक्स्ड है, स्पिंडल के ऊपर, क्योंकि स्पिंडल के साथ अब ये फिक्स्ड है, क्योंकि मूव तभी करेगा, ये स्पिंडल के साथ फिक्स नहीं है, इसको चाहे आप एक्सटर्नल कैसे भी करके फिक्स करना है, मतलब ये मूव नहीं करना चाहिए आपका स्पिंडल के साथ में। ये कौन सा आ गया आपका स्पिंडल, जो रोटेट करेगा, पॉइंटर के पास पीछे बैलेंस भी होगा, वो तो क्लियर है।
ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल होगा तो एक स्प्रिंग भी आ जाएगी। नाउ अब होगा क्या, कॉइल आएगी, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा तो दोनों पे कट करेगा, डेफिनेटली कट करेगा। कट करने से होगा क्या, सर जो फ्लिप वाला सॉफ्ट आयरन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। हाँ फिर तब दो मैग्नेटिक फील्ड पीछे वाले को बंद करेंगे। देखो, हाँ सही है, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिस वजह से इन दोनों के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। नाउ डायरेक्शन दोनों में सेम रहने वाली, अगर मान लो इधर से नॉर्थ पोल बन रहा है तो इधर से भी नॉर्थ ही बनने वाला है, अगर साउथ बना तो साउथ बनेगा। अगर एसी की बात कर लेते हैं कि ईएमएफ भी इंड्यूस होगा तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो जो करंट आएगी उसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो जो फील्ड आएगी दोनों की वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेगी। तो फिक्स कॉइल तो मूव नहीं कर सकती, मूव कौन करेगा, ये मूवेबल कॉइल इससे दूर जाने की कोशिश करेगी। अगर ये दूर जाएगी तो पॉइंटर आपका मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन। ये क्लियर है, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन बोला जाता है। उसमें अट्रैक्शन इफेक्ट लग रहा था, इसमें रिपल्शन इफेक्ट लग रहा है। नो, कंट्रोल कौन सा काम में लेंगे, एयर स्प्रिंग कंट्रोल और डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसके अंदर काम में हम लेंगे। इसकी जो मूवेबल सॉफ्ट आयरन की जो शेप होती है वो थोड़ी सिलेंड्रिकल टाइप में सी होती है, होने को तो ओवल शेप के ही आएंगे लेकिन थोड़ी सी सिलेंड्रिकल होती है। और इसकी जो होती है वो थोड़ी कील नुमा होती है, वेड्ज्ड बोला जाता है इसको, कील का सा थोड़ा ऊपर से नहीं आता क्या, मतलब इसको थोड़ा फिक्स रखना है एक्चुअल के अंदर। वो रीजन क्या है उसका रखने का, ताकि जो रिपल्शन आए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो थोड़ा सा इफेक्टिव आ जाए, अदरवाइज ये रोटेट ही नहीं करा पाएंगे स्पिंडल को आपके को, तो उस वजह से इसको ये रखा जाता है। ये क्लियर है, ये वाला कौन सा है, रिपल्शन टाइप। इसमें भी सेम वही टी डी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वही टी डी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। रिपल्शन टाइप हेडिंग डाल के बना लो। ये कोयल एक्चुअल में ऐसे है थोड़ी, मतलब नीचे की तरफ भी है, जैसे लेयर कैसे जैसे ये मोटी सी लेयर कैसे जाती है, ये ऐसे, समझ गए ना, कि वो कवर कर रखा है पूरा, हाँ 3D टाइप के अंदर से, चाहे 2D में बना लेना तुम। और वो सारी मैकेनिज्म तो आने वाली है स्पिंडल के ऊपर, मतलब कि नीचे घुमाने के लिए आप वो कर दोगे, क्या नाम बोलते हैं उसको, बियरिंग लगा दोगे, ठीक है। ये डायग्राम ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में तो नॉर्मल हमने सीधे में बना ही रखा था एमआई का। ये रिपल्शन टाइप का हो गया। फिर तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, सॉफ्ट जो मूवेबल आयरन है वो थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप की सी होती है, और जो फिक्स वाली होती है वो वेड्ज्ड बोलते हैं, डब्ल्यू वेड्ज्ड, मतलब कील नुमा टाइप में सी बोलते हैं, ताकि थोड़ी सी फील्ड की जो इंटेंसिटी है, शेप, जो ये आयरन पीस है ना इनकी, होने को तो थोड़ी आगे से ऐसे बाहर निकली हुई आएंगे कि एक दूसरे को वो कर सके रिपल। लोगों के दिमाग में एमआई का ऐसे आता नहीं कि ये रिपल कैसे करेगा, क्योंकि फ्लक्स आएगा तो आयरन पीस तो अट्रैक्ट ही होगी, तो हमेशा याद रखो एक से कभी नहीं हो पाएगा, दो ही चाहिएंगी आपको जो दोनों में सेम फील्ड
क्रिएट हो जाए, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, सेम फील्ड आते हैं। ठीक है, थ्योरी इसकी लिखानी है या नहीं, समझ जाओगे क्या, कहीं भूल मत जाना यार। चलो ठीक है, एडवांटेज लिखो, बचपन से देख रहे हो। ये थ्योरी ना अट्रैक्शन अच्छा लगा ही नहीं। तो दोनों के लिए काम करती है, एसी और डीसी के लिए। Yes. नाउ एक चीज, हाँ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। तो टी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, टीसी, ये आएगा के डी इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा के सी इंटू थीटा। तो डायरेक्टली बोल दूं क्या कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बोल सकते हैं। यहाँ चाहे के डी लिख लो, के सी। अब इधर एक ध्यान से देखना, थीटा स्केल नॉन लीनियर आएगा या लीनियर आएगा, स्केल तो नॉन लीनियर आने वाला है। नाउ अब एक चीज ध्यान से देखो, 1 एम्पियर पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 इधर मैं 1 लिख रहा हूं तो इधर 1, अगर ये 2 हुआ एम्पियर तो इधर, सॉरी इसको मैं, इसको 2 ले लेते हैं, ये 4, ये 2 आएगा तो ये 4 आएगा, अगर इधर 3 आएगा तो 6। नो 4 पे, मतलब सॉरी 9, 4 पे 16, ठीक है, 10 पे 100 और 11 पे 121। यहाँ डिफरेंस कितने का है, जब करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर गया तो थीटा 1 से 4 पे 3 डिग्री पे गया। यहाँ 10 से 11 जब हुआ तो 21 डिग्री का डिफरेंस है। 12 पे 144। इवन आप एक काम करो, 20 पे कितना होता है 400 और 21 पे 431, ठीक है 431 या 31 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो आ रहा है एंगल में, एम्पियर तो एक ही बढ़ा है यहाँ पे, तो थीटा में डिफरेंस कहाँ ज्यादा आ रहा है, यहाँ या यहाँ। थीटा में जो डिफरेंस है, एम्पियर तो हम एक एक ही बढ़ा रहे हैं, थीटा में डिफरेंस यहाँ ज्यादा स्टार्टिंग में या एंडिंग में, एंडिंग में ज्यादा है। तो क्राउड मतलब कहाँ ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में, मतलब भीड़ एक तरीके से। जैसे आपको 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे मिलने वाले, फिर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर 7 8। ये जो नॉन लीनियर स्केल होता है वो एक्चुअल में उसके अंदर यहीं पे ज्यादा स्टार्टिंग के अंदर मिलने वाला है, आगे जाके डिफरेंस बढ़ता जाता है। ये नॉन लीनियर स्केल होता है। तो इसको डिजाइन पूरा इस अकॉर्डिंग ही करना होता है। जैसे मैंने ये वैल्यूज बताई है ना कि 5 एम्पियर पे इतने डिग्री पे लेना है, उस अकॉर्डिंग इसको करते हैं। सिर्फ ये लिखना है। और स्केल जो है ये आपका ऐसा होता है, यहाँ पे थोड़ा क्राउडेड होता है। ठीक है, ये लिख लो, टी डी इक्वल टू टी सी हो जाएगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड स्केल इज नॉन लीनियर। क्राउड या क्रैम्प्ड बोल लो इसको, चाहे क्या लिख लेना चाहे। एट लोअर, एट स्टार्टिंग कर लो। ये मत उतारना गिनती, नॉर्मल ये बना लो। और स्केल जो होता है वो क्या होगा, नॉन लीनियर। क्या हुआ, उल्टा होना चाहिए था, मतलब ऐसे क्या, 2 एम्पियर लेंगे तो 4 2 का स्क्वायर निकलेगा ना। करंट की वैल्यू ये आई स्क्वायर नहीं है, एक्चुअल में आई है और ये थीटा है। ठीक है, और ये अप्रोक्स वैल्यूज ऐसा नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, कुछ कांस्टेंट भी आएगा इसके साथ, तो ऐसा नहीं निकलेगा कि एग्जैक्ट इतना ही आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा क्रैम्प्ड होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्राउड भी बोल सकते हो उसको कि बहुत ज्यादा आएगा। लास्ट में एंडिंग तक जाते जाते थोड़ा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये नॉन लीनियर स्केल ऐसे चलता है। तो हर किसी में ऐसे ही चलेगा, टीडी जिसमें प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नो
और एम आई किसकी रीड करता है, कौन सी वैल्यू, आरएमएस या एवरेज? डीसी में तो आरएमएस एवरेज सेम होता है, एसी की भी ये करेक्ट रीडिंग देगा, मतलब इसको कैलिब्रेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखो, आरएमएस रीडिंग मेजर करके दे देगा, जबकि पीएमएमसी के अंदर क्या करना पड़ता था, कैलिब्रेट करना पड़ता था। तो इसका एडवांटेज लिख लो, वर्क्स फॉर बोथ एसी एंड डीसी, वर्क्स फॉर बोथ AC and DC, robust construction, ROBUST, robust construction, robust construction। कॉस्ट कितनी लग रही है आपको इसकी? कुछ है ही नहीं, मतलब स्पेशली कुछ काम में हमने स्पेशल लिया ही नहीं, कॉस्ट इज लेसर, कॉस्ट इज लेसर। इवन डैम्पिंग, पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग थी, एडी करंट, एडी करंट में कॉस्ट लगती है, इसमें तो डैम्पिंग भी नॉर्मल एयर फ्रिक्शन वाली है, उसमें कॉस्ट लगती नहीं, कंट्रोल भी स्प्रिंग कंट्रोल है, और मूविंग आप आयरन पीस लाए हो बहुत सस्ता आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो, कॉस्ट इज लेसर। फ्रिक्शनल एरर कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? फ्रिक्शनल एरर होगी इसमें। अब एक चीज बताओ, ये डायग्राम, इस पे क्या क्या है, स्पिंडल के ऊपर पॉइंटर है, कितना वेट होता है, कम। आयरन पीस का कितना वेट होगा, बहुत कम। और क्या है इस पे, एक स्प्रिंग है, इसके अलावा कोई और चीज है? जबकि पीएमएमसी के अंदर कोर भी थी इसके ऊपर, तो भी उसमें फ्रिक्शनल एरर कम थी, इसमें तो वो भी नहीं है, कोर भी नहीं है ना इसके अंदर, उसमें एल्यूमिनियम कोर भी थी, इवन वाइंडिंग नहीं है। यहाँ स्पेशल जो वेट आता है वो आता है वाइंडिंग का, वहां पे जो असली वजन बना रही थी वो वाइंडिंग भी बना रही थी, यहाँ पे तो वाइंडिंग भी बाहर है, वाइंडिंग भी नहीं है ना स्पिंडल के ऊपर, तो फ्रिक्शनल एरर सबसे मतलब कम आने वाली है इसमें। तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, फ्रिक्शनल एरर इज लेसर। तो सबसे हैवी पार्ट होता है वाइंडिंग का, फ्रिक्शनल एरर इज लेसर, ब्रैकेट में लिख लो, because heavy part of the system is coil, heavy part of the system is coil which is stationary, heavy part of the system is coil which is stationary। अब बचता है इसके डिसएडवांटेजेस, लिखो भैया। पहला डिसएडवांटेज तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल का है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, वीक ऑपरेटिंग फील्ड, वीक ऑपरेटिंग फील्ड, ऑपरेटिंग फील्ड मतलब जो बी है उसकी वैल्यू कोई ऐसे ज्यादा खास नहीं है, पीएमएमसी के अंदर बहुत ज्यादा था, पीएमएमसी में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी ना, यहाँ आ गया वीक ऑपरेटिंग फील्ड, तो बी इक्वल टू लिख सकते हो 6 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेकर लगभग 7.5 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर तक आता है, मतलब कम है उसके कंपेयर काफी। टॉर्क टू वेट रेशियो कम है इसका, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो भी कम है, जिस वजह से सेंसिटिविटी कम है, जबकि उसमें पीएमएमसी में टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत हाई था, टॉर्क टू वेट रेशियो कम है इसलिए सेंसिटिविटी लो है, या लो सेंसिटिविटी लिख लो, लो सेंसिटिविटी, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है इसका कम है, सेकंड डिसएडवांटेज है ये, तो लो सेंसिटिविटी है। लो सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी की कोई उसमें कितनी थी सेंसिटिविटी की वैल्यू, पीएमएमसी में कितनी थी,
कुछ वैल्यू भी बताई थी मैंने, 20,000 किलो ओम, मतलब 20,000 ओम पर वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कितनी की आएगी, यहाँ 30 ओम पर वोल्ट से लेके जैसे 40 ओम पर वोल्ट, वो था किलो ओम पर वोल्ट। ये सेंसिटिविटी की वैल्यू है लगभग 30 ओम पर वोल्ट से लेकर, सेंसिटिविटी इसकी कम है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, क्योंकि जो फील्ड है इसकी बी की वैल्यू वो कम है, अगर बी की वैल्यू कम है तो एक्सटर्नल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आई तो उसका इफेक्ट जाएगा, अगर इफेक्ट जाएगा तो उसको बचाने के लिए हम क्या करनी पड़ती है, हमें शील्डिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसको शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिख लो, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर इज मोर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर इज मोर, stray magnetic field error is more, so that shielding is required, SHIELD, SHIELDING, shielding is required, shielding is required. Now hysteresis error, hysteresis आती क्यों है, मटेरियल की वजह से भी आती है ना, BH कर्व, तो यहाँ पे आप आयरन काम में ले रहे हो, आयरन का तो स्ट्रेसेस ज्यादा मिलने वाला है यार, स्ट्रेसेस लॉस उसके अंदर ज्यादा मिलने वाला है, तो इसके अंदर मोर होगा। hysteresis error is more, hysteresis error is more due to iron disk, due to iron disk। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हिस्टेरेसिस है, मतलब मटेरियल के अंदर थोड़ा सा जैसे निकल फेरस आयरन ऐसे अलॉय काम में, मतलब मिक्सअप काम में ले लेंगे आयरन, मतलब जैसे निकल और फेरस भी आपने मिक्स कर दिया तो थोड़ा सा हो सकता है आपके कम हो जाए, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मतलब ये इसी का पार्ट है, स्ट्रेसेस का ही पार्ट है, नंबरिंग मत डालना। टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस एरर, to reduce the hysteresis error, soft iron disc is preferred, soft iron disc is preferred, which is prepared by, which is prepared by, which is prepared by nickel iron alloy, nickel आयरन, Ni निकल को बोलते हैं, निकल आयरन अलॉय। चाहो तो आप फेरस भी साथ में काम में ले सकते हो, निकल फेरस अलॉय काम में ले लो या निकल आयरन काम में ले लो, तो उससे होगा क्या, एक्चुअल में जैसे आयरन के केस के अंदर क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये ज्यादा होता है, अगर अपन उसी के अंदर बात कर लेते हैं निकल की, तो ये जो वैल्यू है ये स्ट्रेसेस होता है, ये निकल के अंदर इनमें थोड़ा सा कम होगा। तो पहली चीज तो हम सॉफ्ट आयरन लेंगे, और वो सॉफ्ट आयरन भी किसका बना हुआ होगा, या तो निकल अलॉय होगा उसके अंदर या निकल फेरस अलॉय होगा, ठीक है, ये होंगे। पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन लो कैसे होगा, यहाँ पे वहां पे परमानेंट मैग्नेट से फ्लक्स बनता था, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बन रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू भी इसके अंदर ज्यादा आने वाली है ना, तो इसमें लिखो मोर पावर कंजप्शन, मोर पावर कंजप्शन, मोर पावर कंजप्शन। एंड नेक्स्ट एक और डिसएडवांटेज, मोर इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम, अगर वाइंडिंग अंदर है तो हीटिंग भी होने वाली है, हीटिंग होगी या नहीं होगी, मोर हीटिंग प्रॉब्लम, मोर इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। टेम्परेचर अगर आ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से एरर भी आती है,
तो टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट, टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट। नो, एक्यूरेसी कैसी होगी, सारी एरर प्रेजेंट होगी, तो एक्यूरेसी वैसे ही लो हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एरर्स आर मोर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एरर्स आर मोर so accuracy is lesser, all errors are more so accuracy is lesser। ठीक है, नो हाँ, ये तो हो ही गया। हिस्टेरिसिस और एडी करंट को दूर करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन डिस्क काम में लेते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी के ऊपर अच्छा काम करता है। 0 से लेके आप 125 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के बीच में जाओगे ना, तो ये बेटर काम कर देगा। इवन ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट काम करेगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबसे अच्छा काम करेगा। तो इसको जहाँ काम में लिया जाता है, पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए ये काम में लिया जाएगा। ये क्लियर है? मतलब 0 से 125 हर्ट्ज तक इसको काम में ले सकते हो। बेस्ट एफिशिएंट किसके लिए होगा? पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए बेस्ट एफिशिएंट होगा। तो ये आपका, इसमें कोई डाउट है क्या? एमआई के अंदर ये आपका एमआई था। अब इसकी रेंज को थोड़ा एक्सटेंड करना है, रेंज को फिर कल ही एक्सटेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब जिसपे ये वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, और 50 हर्ट्ज पे थोड़ा एफिशिएंट वर्क करेगा। एडी करंट और हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन डिस्क काम में लेते हैं, ताकि आपका हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो। सॉफ्ट आयरन के अंदर करंट भी कम से कम फ्लो करेगी। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड होता ही है। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोबारा बताना, दोनों क्लियर है? वो फील्ड की वजह से आ जाता है, सेम फील्ड दोनों में आएगी, दोनों आयरन डिस्क में, इसलिए वो रिपल कर जाते हैं, ये अट्रैक्ट करता है। किसी में डाउट है? चलो ठीक है, फिर बाकी कल देखते हैं।